ये बात आज से लगभग 50 साल पुरानी है। उन दिनों मैं पुलिस में था और मैं लखनऊ के तहसीनगंज नाम के एक इलाके में रहता था। मुझे उन दिनों लखनऊ आए हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। लखनऊ मेरे लिए नया था। आज से 50 साल पहले लखनऊ की हालत आज जैसी नहीं थी। उन दिनों बहुत कम आबादी हुआ करती थी और दूर दूर में गांव ही बसे थे। शहरी इलाके में भी ज़्यादा आबादी नहीं थी। हमें खेत खलिहान और जंगल देखने को ज़्यादा मिलते थे। लखनऊ में मुझे रहते हुए 1 महीना गुजर चुका था। मैं अपने घर से पुलिस स्टेशन तक अपनी जीप में आता था और घर जाते वक्त भी जीप में ही जाता था। जब मैं घर जाता था तो रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था जिसके बारे में ढेर सारी कहानियाँ मशहूर थी। मेरा ड्राइवर एक से बढ़कर एक नए नए किस्से रोज हमें बताता था। उसके किस्से सुनते सुनते रास्ते कट जाते थे। उन किस्सों में ज़्यादातर भूत प्रेत के किस्से होते थे। कभी कभी वो डाकुओं और चोरों के भी किस्से सुनाता। डाकुओं और चोरों से तो मेरा सामना बहुत बार हुआ था, भूत प्रेतों से तो कभी नहीं हुआ और इस वजह से मुझे भूत प्रेत पर यकीन भी नहीं था। एक रात को वो मुझे मेरे घर लिए जा रहा था। वो गाड़ी चला रहा था और मैं आगे की सीट पर बैठा सिगरेट पीते हुए बाहर के जंगलों को निहार रहा था। ठंड का मौसम था और कोहरा भी धीरे धीरे बढ़ रहा था और रात के ठंड में वो समा बहुत ही भयानक लग रहा था। कोई आम आदमी हो तो डर जाए, मगर ऐसे जंगलों से मेरा आमना सामना बहुत पहले भी हो चुका था। इसलिए मैं मज़े में सिगरेट पीते हुए अपने ड्राइवर की बातों को सुनते चला जा रहा था। मेरा ड्राइवर जंगल से होते हुए जब भी गुजरता तो गाड़ी तेज कर देता था। पिछले 1 महीने से मैं उसे ये करते देख रहा था। इस बार मैंने उसे टोका, बहादुर, तुम गाड़ी इतनी तेज क्यों चलाते हो? मैंने अक्सर देखा है कि जब भी तुम यहाँ से गाड़ी लेकर निकलते हो तो तुम्हारी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। मेरी बात पर वो बोला, अरे साहब, यहाँ पर कई किस्से मशहूर हैं, मैंने आपको पहले भी सुनाए हैं। यहाँ पर भूत प्रेत जिन ये सब खुलेआम घुमा करते हैं। उसकी बात पर मैं ठहाका लगाकर हंस पड़ा। कहने लगा, आज तक तुमने देखा है? वो नामे सिर हिलाया तो मैंने कहा, बस यही बात है। तुम लोग बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हो। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं साहब, ऐसा होता है। आपसे पहले एक साहब थे, उन्होंने देखा था। अच्छा, और किसने देखा? और भी बहुत लोगों ने देखा, मगर तुमने नहीं देखा। हाँ साहब, मैंने नहीं देखा। उसकी बात पर मैं फिर हंस पड़ा। मैंने कहा, ठीक है, गाड़ी चलाओ, मगर आराम से। कोहरा इतना घना होता जा रहा है कि अगर अचानक से कोई सामने आया तो तुम देख ना पाओगे। वो मेरी बात पर बोला, इतने घने जंगल में सूरज डूबने के बाद कोई नहीं गुजरता साहब। उसके इतना कहने पर मैं सिगरेट पीने लगा और फिर अपना ध्यान उन जंगलों की ओर कर दिया। हम लोग अभी थोड़ी दूर ही गुजरे थे कि तभी मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी। वो सामने ही थी और काफ़ी धीरे धीरे चल रही थी। ठंड से कांप भी रही थी। उसको मेरे ड्राइवर ने भी देखा। वो उसे देखकर गाड़ी की रफ्तार और तेज करने लगा। मैंने उससे कहा, गाड़ी धीमी करो। वो बोला, साहब, ये कोई भूत प्रेत हो सकता है। मैंने उससे कहा, नॉनसेंस, गाड़ी धीमी करो। मेरी बात पर उसने गाड़ी धीमी की और उस औरत के पीछे रोक दी। मैं जीप से उतरा और उससे कहने लगा, ए रुको, कौन हो तुम? मेरी आवाज़ सुनकर वो पलटी। वो एक औरत थी जिसके माथे से खून बह रहा था। उसका बहता हुआ खून देखकर मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं तो फौरन उसके पास पहुंचा। मेरे पीछे से बहादुर भी आया, मगर वो डरा हुआ था तो वो कुछ दूरी पर खड़ा था। मैं उसके करीब गया। मैंने उससे कहा, हे, कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। मैंने उससे काफ़ी देर तक पूछताछ की, मगर रोने के आगे वो कुछ बोली ना। मैंने उससे कहा, आखिर जब तक तुम बताओगी नहीं, हमें पता कैसे चलेगा क्या बात है? मेरी बात पर वो बहुत देर बाद बोली, साहब, मैं
पास के ही गांव में रहती हूँ। मेरे मेरे आदमी ने मुझे मारा है। और इतना कहकर वो दोबारा रोने लगी। मैंने कहा, ठीक है तुम रो मत, कहाँ घर है तुम्हारा? उसने रोते हुए उंगली का इशारा जंगल के दरमियान जाने वाली एक पतली सी गली की ओर किया। मैंने कहा, ठीक है बैठो गाड़ी में, हम लोग अभी चलते हैं। मेरी बात पर बहादुर मुझसे कहने लगा, साहब इन सब चक्करों में मत पड़िए, मैं कहता हूँ कि घर चलिए। मैंने उसकी ओर घूर कर देखा तो वो चुप हो गया। मैंने उससे कहा, गाड़ी मोड़ो। और मेरे कहने पर बहादुर ने गाड़ी उस ओर मोड़ दी। उस औरत को भी मैंने पीछे बिठा लिया। वो अभी भी रो रही थी। हम लोग धीरे धीरे उसकी बताई हुई गली की ओर निकल पड़े। उसकी गली के दोनों ओर इतना ज़्यादा जंगल था कि उस गली में अंधेरे के सिवा कुछ दिख ना रहा था। एक तो चारों ओर कोहरे की चादर और फिर एक भयानक जंगल। ये सब बहुत कुछ भयानक बना रहा था। वो गली कुछ दूर जाकर इतनी पतली हो गई कि जीप निकलना वहाँ से मुश्किल हो गया। मजबूरी में हमें जीप रोकनी पड़ी। मैंने उससे कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? वो कही, साहब बस थोड़ी दूर और। मैंने कहा, जीप आगे नहीं जा सकती, इसलिए हमें पैदल चलना होगा। मेरी बात पर बहादुर का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, बहादुर तुम चाहो तो यहीं रुक सकते हो, मैं इसे लेकर जाऊंगा। मगर बहादुर वहां भी अकेले नहीं रुकना चाहता था। उसने कहा, साहब मैं आपके साथ चलूंगा। उसके बाद मैं, बहादुर और वो औरत पैदल ही वहां पर चल पड़े। वो औरत आगे आगे चलने लगी। मैंने उससे कहा, मुझे अपना घर बताओ, कहाँ पर है? कहने लगी, साहब बस थोड़ी ही दूर। ये कहते हुए वो हमें और भी घने जंगल की ओर ले गई। बहादुर ने फिर हमें मुझसे कुछ कहना चाहा, मगर डर के मारे वो कुछ बोल ना पाया। मगर मैं सोच रहा था कि इतनी रात में यहाँ आकर मैंने कोई गलती तो नहीं की, कहीं ये कोई चोर और लुटेरे के गिरोह से तो नहीं। मेरे दिमाग में ये सब बातें चलने लगी तो मैंने अपने हाथ में रिवॉल्वर पकड़ ली और उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब धीरे धीरे वो मुझे एक जगह पर ले गई जहाँ पर एक टूटा फूटा सा घर बना हुआ था, जिसके अंदर थोड़ी सी रोशनी थी। वो कहने लगी, यही मेरा घर है। मैं देखकर हैरान था कि आबादी से इतनी दूर इसने यहाँ घर बना रखा है। खैर हम लोग अंदर गए। अंदर झांक कर देखा तो एक चारपाई पड़ी थी और काफ़ी पुरानी सी दीवारें थीं। वो उस घर की दीवारें बहुत पुरानी थीं और दिए की लौ की वजह से दीवारों के कुछ हिस्से काले भी पड़ चुके थे। वहाँ पर एक आदमी लेटा हुआ था जो शराब के नशे में लग रहा था। उसे देखकर काफ़ी घिन आ रही थी। उसके पास से बदबू सी आ रही थी। उसके बड़े बड़े बाल थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी। यूँ लग रहा था कि सदियों से उसने अपने बाल न बनवाए हो। मैंने उसे डांट के कहा, उठ कर बैठ। मेरी बात पर उसने मेरी ओर मुड़कर देखा और फिर चारपाई से उठकर बैठ गया। मैंने कहा, क्यों, अपनी वाइफ को क्यों मारता है? उसने मेरी ओर बड़ी बड़ी गौर से देखा और फिर चारपाई से उठकर खड़ा हुआ। 2 कदम चलकर मेरे करीब आया और कहने लगा, किसकी बात कर रहे हैं आप साहब? मैंने उससे कहा, तुम्हारी वाइफ की। वो इतनी रात में जंगल में रोते हुए जा रही थी, क्यों मारा है तूने उसको? उसने हैरानी से मेरी ओर देखा और फिर कहने लगा, साहब क्या बात कर रहे हैं, वो तो 1 साल पहले ही मर गई। उसकी बात पर मैंने उसे जोर से डपटा। कहने लगा, इतनी पी रखी है कि कुछ होश ही नहीं। वो कहने लगा, नहीं साहब, वो 1 साल पहले ही मर गई। उसकी बात पर हम लोग हैरान हो गए। हमने कहा, अगर मर गई तो फिर ये कौन है? ये कहते हुए हमने बाहर की ओर इशारा किया तो देखा वहाँ पर कोई नहीं था। उसकी वाइफ वहाँ पर नहीं थी। हम बाहर निकल कर आए। बहादुर भी इधर उधर देखने लगा, चारों ओर नज़र दौड़ाई। वो अभी यहीं थी, मगर ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। अब ये सब देखकर मेरी कुछ समझ में ना आया। सर चकरा सा गया। जब किसी के साथ पहली बार ऐसा होता है तो कुछ ऐसा हाल हो जाता है कि दिमाग काम नहीं करता। कुछ देर तो मैं चुप वहीं पर खड़ा रहा। फिर वो आदमी आकर हमसे कहने लगा, साहब वो मर गई और वो भटकती है।
वो रास्ते में जा रही थी तो गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी और उसके बाद वो कभी उठी नहीं। देखो उसकी कब्र वहाँ बनी है। उसने एक और इशारा किया तो कुछ ही दूर पर एक कब्र बनी हुई थी। वो कहने लगा, मेरी वाइफ की ही है। लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने वहाँ पर उसे देखा है और सब मुझसे कहते हैं कि मैं नशे में हूँ। ये कहते हुए वो लड़खड़ाते कदमों के साथ अंदर गया और फिर जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया। अब ये सब देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये कोई मजाक है या फिर हकीकत। बहादुर मुझसे कहने लगा, आप यहाँ से चलिए। उसकी बात पर हम अपनी गाड़ी की ओर चल दिए। हम लोग तेज कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी फिर हमने उस औरत को देखा। वो हमारी गाड़ी के पास खड़ी थी। उसे देखकर मैंने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और उससे कहने लगा, दूर हटो गाड़ी से और बताओ कि कौन हो तुम, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो खामोश वहीं पर खड़ी रही। मैंने फिर उससे कहा, बताओ कौन हो तुम और मुझसे झूठ क्यों बोला। मेरी बात पर वो धीरे धीरे हंसने लगी और फिर देखते ही देखते उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और इसके साथ ही वो दहाड़े मारकर हंसने लगी। उसकी हंसी फिजाओं में ऐसी गूंजी कि आसपास के रहने वाले पंछी अपना बसेरा छोड़कर उड़ने लगे। वो थोड़ी देर हंसती रही और फिर अचानक से उसने हंसना बंद किया। फिर गुस्से से हम दोनों की ओर घूरने लगी और एक एक कदम हमारी ओर बढ़ाने लगी। मैंने उससे फिर कहा, अगर आगे कदम बढ़ाया तो गोली मार दूंगा, मगर मेरी सुनी अनसुनी करते हुए वो आगे ही बढ़ती रही। मैंने उसे डराने के लिए उसके पैरों के पास गोली चलाई, मगर डरना तो दूर, वो चौंकी भी नहीं। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। अब उसके चेहरे पर शैतानियत झलक रही थी और आंखों में शोले थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी और के काबू में हो। ये सब मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक औरत जिसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाए कि गोली चलने पर भी वो चौंके ना, ऐसा नामुमकिन था। मैंने उसे डराने के लिए एक और गोली चलाई, मगर कोई फायदा ना हुआ। अब हम अपने कदम पीछे हटाने लगे। मैंने बहादुर से कहा, बहादुर हमें यहाँ से भागना होगा। बहादुर डर के मारे कह रहा था, अब हमारी मौत आ गई है साहब, अब हम नहीं भाग सकेंगे। मैंने बहादुर को डांट कर चुप कराया और हम पीछे की ओर भागने लगे। मगर कुछ ही कदम भागने के पर हमने देखा कि सामने वही आदमी जो अभी अपनी कोठरी में सो रहा था, वो अब मेरी ओर आ रहा था। उसे अपने ओर आता देखकर उसको भी डरवाने के लिए मैंने उसके पैरों के पास गोलियां चलाई, मगर वो डरा नहीं। वो लगातार हमारी ओर बढ़ता ही रहा। मैं उस पर गोली नहीं चलाना चाहता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। इतने में वो औरत बोली, जुनैद अहमद, तुम हमारे चंगुल में फंस गए हो और इस वक्त तुम हमारे इलाके में हो। हमारे चंगुल से बचकर तुम नहीं जा सकते और कोई भी तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। उसकी बात सुनकर मैं काफ़ी हैरत में था, क्योंकि मैं उस औरत से पहले कभी मिला नहीं था और मैं ये सोच रहा था कि उसे आखिर मेरा नाम कैसे पता है। अब हम दोनों का डर के मारे बुरा हाल था। वो दोनों हमारे बिल्कुल करीब थे। अब मेरे पास एक ही रास्ता था। मैंने ऊपर वाले को याद करना शुरू किया और मन ही मन आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। आयतल कुर्सी पढ़कर मैंने अपने और बहादुर के ऊपर दम किया। मेरे ऐसा करने पर वो दोनों लोग वहीं पर रुक गए। वो वहाँ से गए तो नहीं, मगर अपनी जगह पर ही खड़े रहे, हमें घूरते रहे। मैं और बहादुर भी अपनी जगह से नहीं हिले। हम उन्हें देखते रहें। वो जहाँ के तहाँ रुके रहें। उन्हें देखकर हमें खौफ आ रही थी। हम उनसे आंख से आंख नहीं मिला पा रहे थे और इस वजह से हम लोगों ने अपनी आंखें बंद कर दी। बीच बीच में जब मैं अपनी आंखें खोलता तो उन लोगों को अपने चारों ओर ही पाता, मगर वो लोग हमसे कुछ कदम की दूरी पर ही रुके थे, हमारे करीब नहीं आ रहे थे। मैं समझ गया था कि ये करिश्मा आयतल कुर्सी का ही है। मैं बार बार आयतल कुर्सी पढ़ने लगा
और उसे पढ़ते हुए आगे बढ़ने लगा। जब मैं आगे बढ़ने लगा तो वो लोग अपने कदम पीछे हटाने लगे, मगर वो हमारे सामने ही थे। मैं ऐसा करते हुए धीरे धीरे अपनी गाड़ी के करीब पहुंच गया और बहादुर को गाड़ी पर बैठने को कहा। बहादुर ने झट से गाड़ी स्टार्ट की और हम लोग वहां से बाहर निकल आए। अब हमारी गाड़ी सड़क पर थी और बहादुर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। मैंने एक बार पलट कर देखा, वो दोनों औरत और आदमी घूर कर हमें देख रहे थे और देखते ही देखते वो दोनों कोहरे में कहीं गायब हो गए।